आज हम बात करेंगे दोस्तों जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बारे में। जापानीज एन्सेफेलाइटिस क्या है, ये किस वायरस से होता है, किस वजह से होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ये बीमारी कितनी व्यापक है, क्या इससे बचाव का कोई माध्यम है, कोई टीका है, अगर टीका है तो कितने का है, क्या कॉस्ट है, कैसे लगाना है इसको, कब कब लगाना है, क्या बूस्टर इसका है, मतलब क्या बूस्टर भी लगाना जरूरी है इसका, इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं, और क्या क्या जागरूकता फैलाएं समाज में कि इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जापानीज एन्सेफेलाइटिस। जापानीज एन्सेफेलाइटिस का मतलब क्या हुआ? जापानीज मतलब जापान में होती है, ठीक है। तो जापान से इसका उद्भव हुआ है और फिर उसके बाद विश्व के भिन्न भिन्न कोनों में इसका प्रसार हुआ है। तो ये ऐसी बीमारी है जिसमें बेसिकली क्या होता है, दिमाग में इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है। ये होती है एक वायरस की वजह से जो कि फ्लाई वायरस कहलाता है। और ये वायरस बेसिकली क्या होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो स्प्रेड करता है। ये बीमारी होती है सूअरों में, पिग्स में। तो ये क्या करता है, जब ये क्यूलेक्स मॉस्किटो ये रात में निकलता है और जब ये पिग्स को काटता है तो उस जो पिग्स होता है मतलब उसके अंदर से ये वो बीमारी के इन्फेक्शन जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, मतलब उनको ले लेता है। तो उसकी वजह से क्या है, ये मच्छर इन्फेक्टेड हो जाता है। अब ये जो मच्छर है, ये जो वायरस को जो ले लेता है, ये जब हमको काटता है तो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है। और मनुष्य क्या है, इसका डेड एंड होस्ट है, ठीक है। मतलब इसका जो अंत होता है वो मनुष्य को होता है। ये मनुष्य क्या है, इस बीमारी को मच्छरों को नहीं दे सकता है। तो हुई तो मतलब समझ रहे हो, मतलब लग गई आदमी की। तो दोस्तों ऐसा है, जब ये बीमारी हो जाती है व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को हो जाती है, तो उसके लक्षण किस तरह से होते हैं। देखिए, मच्छर ने काट लिया हमको, उसके बाद धीरे धीरे इसके सिम्टम डेवलप होते हैं। क्या होता है, शुरुआत में धीमा धीमा बुखार होगा जो कि आगे चल के तेज हो जाएगा। जब बुखार बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा तो क्या दिमाग की नसों को उत्तेजित करने लगेगा। जब दिमाग की नसें उत्तेजित होंगी तो क्या होगा, झटके आ जाएंगे। झटके आने से क्या होगा, सीजर आ जाएगा, मुंह ऐसा अकड़ सा जाएगा, हाथ पाँव ऐसा अकड़ से जाएंगे, चलना फिरना बंद हो जाएगा, खाना पीना बंद हो जाएगा, उल्टियाँ होने लगेंगी। इससे शरीर के कुछ हिस्सों में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, जैसे कि एक तरफ का हाथ काम करना बंद कर देगा या एक तरफ का पैर काम करना बंद कर देगा, पैरालिसिस हो जाएगा। छोटी छोटी जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, जो लिम्फ नोड्स होती हैं, उनमें सूजन हो जाएगी। वो सूजन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि चेहरा सूजने लगेगा, फूलने लगेगा, खाना पीना बच्चे का अफेक्टेड हो जाएगा, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आने लगेगी। क्योंकि देखिए, तंत्रिकाएँ जो उत्तेजित होती हैं, उसकी दिमाग की तंत्रिकाएँ जब उत्तेजित होती हैं तो रेज्ड एसिडिटी की वजह से उल्टियाँ होती हैं। और ये उल्टियाँ ना अन्य जो पेट वगैरह की समस्याओं से, जो टाइफाइड की समस्याओं से होने वाली जो उल्टियाँ होती हैं उनसे अलग होती हैं। इसमें ना प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। मतलब जैसे नॉर्मल उल्टी में जैसा ऐसे करके सेंसेशन आता है जिसको बोलते हैं नौजिया, बट इसमें नौजिया कुछ नहीं होगा, इसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। बच्चा बैठा है ऐसे ऐसे करके अचानक वाक ऐसे करके उल्टी कर देगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वोमिटिंग निकलती है उसको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें नौजिया वगैरह नहीं होता है। तो इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो पेट की समस्या वाली उल्टी नहीं है, ये दिमाग की समस्याओं या इन्फेक्शन की वजह से होने वाली उल्टी है। मान लीजिए किसी इलाके में 100 बच्चों को जापानीज एन्सेफेलाइटिस हुआ, तो उसमें से 3 बच्चे पूरी मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाएंगे और उनकी डेथ भी हो सकती है। और जो बचे हुए जो 70% हैं, जो मतलब जिनमें इसके सिम्टम थोड़े कम प्रतीत होंगे या फिर जो किलिंग पावर थोड़े कम रहेगी जिनमें, वो भी कुछ ना कुछ समस्याओं से ग्रसित हो जाएंगे, जैसे कि कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस वगैरह, थकान, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज, सीजर, झटके उठ के आना, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बने रहेंगे। मतलब 30% को तो मार देगी ये, ठीक है। और जो बचे हुए 70% है उनमें कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये बीमारी एक तरह से मतलब जब घुस जाती है शरीर में तो कुछ ना कुछ डैमेज कर ही देती है। इसलिए दोस्तों ये जरूरी है कि इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाएं, इस बीमारी के बारे में जानें। इस बीमारी का मेन जो स्प्रेड कर रहा है कौन, मच्छर कर रहा है, क्यूलेक्स मॉस्किटो कर रहा है। तो ऐसे मतलब ऐसी जगहों को जहाँ पे बेसिकली मच्छरों का जमावड़ा ज़्यादा हो रहा है, वैसी जगहों को जल्दी से जल्दी क्लीन कर दूँ। तो अब आते हैं दोस्तों वैक्सीनेशन पे। जापानीज एन्सेफेलाइटिस की बीमारी जो होती है 1 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों को यूजुअली अफेक्ट करती है। तो इसमें वैक्सीनेशन का एक अहम रोल है दोस्तों। और वैक्सीनेशन बेसिकली क्या होता है, मिनिमम एज वैक्सीनेशन की है जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीनेशन की 9 मंथ ऑफ एज। जब बच्चा 9 मंथ का हो जाए तो उसको पक्का जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन लगा लें। देखिए दोस्तों, मार्केट में 2 तरह की वैक्सीन है, एक तो जीव वैक्सीन है और एक जेनवेक है। दोनों के रेट लगभग सेम है, 450 से 500 के बीच दोनों वैक्सीन आ जाती हैं। दोनों वैक्सीन इंट्रामस्कुलर रूट से लगाई जाती है, मतलब थाई में लगाते हैं, एंट्रोलेटल एस्पेक्ट ऑफ द एनी ऑफ द थाई, किसी भी थाई में लगा सकते हैं। और जिसकी जो दूसरी वैक्सीन है, जो मतलब जो इसका जो सेकंड डोज है, वो इसके ठीक पहले डोज के ठीक 1 महीने बाद लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आज हमको जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन लगी, तो इसकी जो दूसरी वैक्सीन है आज से ठीक 1 महीने बाद लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आज है 20 अक्टूबर का दिन, तो आज किसी बच्चे को 20 अक्टूबर को 2024 को वैक्सीन लगी, उसके बाद 20 नवंबर 2024 को इसकी सेकेंड डोज लगाना बहुत जरूरी दोस्तों। और वैक्सीन लगाने के बाद कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत जैसे कि
सुई घुसी है चमड़ी में, मतलब अंदर स्किन में, तो थोड़ा बहुत तो दर्द होगा, हल्के फुल्के रैश आ सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, एक क्रोसिन का ड्रॉप होता है वो बच्चे को दे सकते हैं। मान लीजिए अगर बच्चे का वजन 10 केजी है तो क्रोसिन ड्रॉप की मात्रा रहेगी उसकी 1.5 ml, दिन में 3 बार आप दे सकते हैं, क्योंकि 1 ml में 100 मिलीग्राम होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो 15 mg पर केजी के हिसाब से हम 1.5 ml दिन में 3 बार बच्चे को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, बुखार उखार नहीं आएगा बच्चों को और दर्द वगैरह कम होगा। साथ में कभी कभी कुछ बच्चों को पेट में दर्द वगैरह या उल्टी वगैरह हो सकता है, जो कि बहुत ही नगण्य अवस्था में होता है, मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है दोस्तों। तो मैं तो कहूँगा इस वैक्सीन को सबको लगाना चाहिए, जो भी बच्चा 9 मंथ्स की एज पूरी कर चुका है। अक्सर ओपीडी में लोग मुझसे आके पूछते हैं कि सर ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस तो ये ऑप्शनल वैक्सीन दिखा रहा है और स्टार इसमें बना हुआ है, क्या इसको लगाएं? तो मैं उनको समझाता हूँ, देखिए दोस्तों, आप ना पहले बीमारी को समझिए। ये जो बीमारी है ना, कुछ भारत के जो करीब 20 से 24 जो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह, बिहार के कुछ एरिया, तराई वाले एरिया जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है, जहाँ पे पानी का जमावड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि क्यूलेक्स मॉस्किटो का ब्रीडिंग जोन वही है जहाँ पानी का ज़्यादा जमावड़ा होगा और रात में निकलता है, रात में काटता है दोस्तों। तो बेसिकली आपने को क्या करना है, हर बच्चे को जो भी 9 मंथ्स की एज क्रॉस कर चुका है उसको पक्का जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन लगा देनी है। अभी आपने सुना ही होगा 2005 में, 2006 में और 2017 में जो गोरखपुर में जापानीज एन्सेफेलाइटिस का जो आया था, एक एपिडेमिक सा आया था, उसमें कितने सारे बच्चे मर गए थे करीब, और वो विदिन 48 आवर्स उनकी डेथ हो जाती है। तो कहें को इतना सारा कॉम्प्लिकेशन लेना अपने को, ठीक है? 400 से 500 की वैक्सीन आती है, लगा लो उसको, ठीक है? इसमें कुछ सोचना नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, अपने नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन से संपर्क कीजिए और वैक्सीनेशन पक्का लगाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन आपके बच्चे का हक है। अगर आपने अपने बच्चे को उसका हक ही नहीं दिया तो फिर क्या, फिर बोलेगा ना साढ़ा हक ऐसे रख, फिर वो करके अपने बाप से झगड़ा करेगा। तो वैक्सीनेशन पक्का लगाइए अपने बच्चे को, है ना? क्योंकि जब आप कल को जब बूढ़े होंगे, बीमार होंगे, तो यही तो बच्चा अगर स्वस्थ रहेगा तभी ना आपको अस्पताल में ले जा पाएगा, आपका एडमिशन करा पाएगा, आपके लिए कुछ कर पाएगा। जापानीज एन्सेफेलाइटिस एक बहुत ही ड्रेडेड बीमारी है। मान लीजिए एक बार लग गई किसी को तो इसका कोई क्योर नहीं है दोस्तों, कोई क्योर नहीं। 48 घंटे के अंदर डेथ होनी अवश्यंभावी है, मतलब हो ही जाती है। और उसमें कितना ही करेंगे, मान लीजिए बचा भी लिए उस बच्चे को, तो आगे चल के उसको सीवियर न्यूरोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, जैसे कि परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाएगा, झटके आ जाएंगे, सीजर आ जाएगा, और एक तरफ का ब्रेन जो होगा काम करना बंद कर देगा, जिससे क्या होगा, एक तरफ के हाथ और पाँव में कमजोरी आ सकती है, खाने पीने में दिक्कतें आ सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, दिमागी चोट पहुँच सकती है बच्चे को। उसका जो आगे का विकास होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा, बच्चे का जो पढ़ाई वगैरह जो डेवलपमेंट होगा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मैं वैक्सीनेशन के ऊपर एक सीरीज़ ला रहा हूँ जिसमें मैं आपको समय समय पर हर वैक्सीन के बारे में कुछ ना कुछ रोचक जानकारियाँ बताऊँगा। और इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे पक्का सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर मैं आपके सामने आगे भी उपस्थित होता रहूँ। और मेरे चैनल को इसी तरह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके प्यार के लिए हार्दिक तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।